नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सीईटी के साथी जो भी चाहे 10+2 हो, चाहे ग्रेजुएशन बेस की तैयारी कर रहे हो, एक बार फिर से आपका साइंस की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज की कक्षा जो है उसके अंदर हम धातु व अधातु टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो तैयार कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक वीडियो में पढ़ा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और दूसरी वीडियो के अंदर हमने उत्प्रेरक टॉपिक को अच्छे से कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम धातु एवं अधातु टॉपिक को पढ़ेंगे। जिस भी साथी ने इन वीडियो को अच्छे ढंग से देखा है, उसके बाद में उन्हें किसी भी प्रकार के अन्य बुक्स को या फिर अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ने को तो आप कहीं से कितना भी पढ़ लो, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो 100% यहाँ से फिक्स है, प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है धातु एवं अधातु। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से, न ज़्यादा पढ़ेंगे न कम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसी आपकी परीक्षा की नीड है बस उतना हम क्लियर करेंगे। परीक्षा में यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले धातु किसे कहते हैं, धातु की परिभाषा क्या होती है। आजकल आरएसएस बोर्ड जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है उसके अंदर वो प्रश्न देता है और फिर प्रश्न के अंदर वो इस प्रकार से फैक्ट पूछते हैं अलग अलग प्रकार के कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपसे परिभाषा से भी प्रश्न बना सकते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, धातु जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। भाई जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम 11 नंबर पे होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 1। अब इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये बना लेगा Na+। इसी कारण सोडियम जो है वो एक धातु है। इलेक्ट्रॉन विन्यास टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे इसी के अंदर। आगे हम इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। तो धातु जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करें और धनायन बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? धातु। कि भाई जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और त्याग करने के साथ में धनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो धनायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो ये कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं। आयरन भी धातु होता है, Fe से लिखते हैं। कॉपर Cu ये भी धातु है। एल्यूमिनियम Al धातु है। Mg मैग्नीशियम भी धातु होती है और सोडियम भी धातु होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी धातुएं हैं, ये हमने उदाहरण के रूप में कुछ लिखी है। तो आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। धातु क्या होता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। और उदाहरण की बात करें जैसे आयरन Fe हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये सारे के सारे धातु के उदाहरण होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म से परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। सीईटी की जितनी भी शिफ्ट होगी, भले ही 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन हो, सभी शिफ्ट के अंदर धातु व अधातु टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा। बहुत सारे साथी अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं और कई जगह तो इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न जो आएगा वो सीधा सीधा एक फैक्ट आएगा जो अब हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आप बस उतना तैयार कर लीजिए अच्छे से, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म के अंदर पहला गुणधर्म क्या होता है? तो पहला गुणधर्म होता है धात्विक चमक। कि कोई भी धातु होती है उसके अंदर खुद की एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। परिभाषा क्या होती है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं कि अपने शुद्ध रूप में धातु जो है उसकी सतह चमकदार होती है। और ये जो गुणधर्म है इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे सोना है, सोना धातु होता है। भाई गोल्ड जो है जिसको हम
AU लिखते हैं। गोल्ड जो है, सोना जो है, वो शुद्ध रूप में उसकी सतह आप देख लेना कभी भी, सोना कितना चमकता है तो वो उसकी धातु की खुद की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। चांदी भी अपने आप, चांदी भी धातु होती है। अब चांदी को भी देख लीजिए, वो भी अपने आप में एक अपनी अलग ही चमक को रखता है, ठीक है। इसी चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है, सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में होती है। सामान्यतः धातुएं कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। सामान्यतः, हमेशा नहीं, आप याद रखें, सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अगर परीक्षा में ये दे दे आपको कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है तो ये गलत हो जाएगा। सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक अपवाद है जिसका नाम है मरकरी। Hg से लिखते हैं मरकरी। इसका एक अपवाद है Hg यानी मरकरी। मरकरी जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कि मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी, ठीक है। उसके बाद में है, इसी प्रकार आपको याद रखना है कि गैलियम और सीजियम, कि गैलियम और सीजियम जो है ये कमरे से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कि गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे से अधिक ताप अगर उनको मिलता है तो वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और धनायन बनाए वो धातु कहलाते हैं। फिर हमने पहला गुणधर्म पढ़ा। पहले गुणधर्म में हमने पढ़ा कि धातु जो होती है वो अपने शुद्ध रूप में उसकी सतह जो है वो चमकदार होती है। इस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि धातुएं ठोस अवस्था में होती है। और अपवाद में हमने ये पढ़ा कि जो मरकरी जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और गैलियम और सीजियम जो ऐसी धातु है जो कमरे से अगर अधिक ताप होगा तो कमरे से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है तो आंसर होगा मरकरी। और अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिए जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे से अधिक ताप पर, ये तो कमरे के ताप पर है, कमरे से अधिक ताप पर द्रव अवस्था वाली अगर आपसे धातु पूछे तो एक हो जाएगी गैलियम और दूसरी होगी सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो कमरे से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट इसी में आता है थर्ड, आघात वर्धनता। आघात वर्ध्यता क्या होती है? आघात वर्ध्यता का मतलब होता है धातु को पीटते रहो और उसकी पतली चादर बन जाएगी। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। आपने देखा होगा लोहा है, लोहे को पीटते रहो तो उसकी चादर बन जाती है। तो ये धातुओं में जो गुण है ये आघात वर्ध्यता कहलाता है, ठीक है। कि धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सबसे अधिक अगर आघातवर्ध्य धातु पूछे कि सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य धातु कौन सा है, तो सोना और चांदी। कि अगर आप इनको जितना ज़्यादा पीटोगे तो ये उतनी ही बड़ी, यानी इनका अलग अलग रूप जो है वो बनना शुरू हो जाता है। यानी इनको आसानी से आप पीटकर किसी भी डिज़ाइन में इनको आप परिवर्तित कर सकते हो। तो आघातवर्ध्यता क्या होता है? धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। और सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु सोना होती है और उसके साथ में चांदी है। नेक्स्ट है तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता क्या होती है? कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। कि धातु जो है, धातु को पतले तार के रूप में जो खींचने की क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। याद रखें, सोना जो होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना जो है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कि 1 ग्राम जो सोना है, अगर आप उसको पतले तार के रूप में खींचते रहोगे
तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबा बिल्कुल पतला तार बना सकते हो। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। और तन्यता का मतलब क्या होता है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, धातु ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। धातु ऊष्मा के होते हैं सुचालक। इनका गलनांक, धातुओं का गलनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, याद रखें सिल्वर और कॉपर जो है, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इस ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक धातु के नाम पूछ ले तो याद रखें सिल्वर तथा कॉपर। प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो याद रखें सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। और अगर इनकी तुलना में देखें तो लेड और मरकरी जो है, लेड और मरकरी जो है वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, मतलब कम चालक होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा? धातु क्या होती हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण में बात करें जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम हो गया। भौतिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था धात्विक चमक, कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो कमरे से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघातवर्ध्यता क्या होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। और सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी होती है? सोना और चांदी। सबसे अधिक आघातवर्ध्यता धातु जो है वो सोना और चांदी होती है। फिर हमने पढ़ा था तन्यता किसे कहते हैं? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता जो है उसे तन्यता कहते हैं। और सोना जो होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना जो है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु जो होते हैं वो ऊष्मा की क्या होते हैं? सुचालक। धातु ऊष्मा की सुचालक होते हैं। इनका धातुओं का गलनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। याद रखें सिल्वर और कॉपर जो है ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक धातु का उदाहरण पूछे तो सिल्वर और कॉपर होगा। और लेड और मरकरी जो है वो इनकी तुलना में कम सुचालक होते हैं। आगे है दवानिक या सोनोरस क्या होती है? दवानिक या सोनोरस क्या होता है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, कि भाई जो धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी और आवाज़ उत्पन्न करेगी उन्हें हम क्या कहते हैं? दवानिक या सोनोरस कहते हैं। उन्हें दवानिक या सोनोरस कहती है। जैसे उदाहरण है स्कूल की घंटी। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर लोहे की घंटी लगी होती है। जब उसे लोहे की छड़ या किसी चीज़ से मारा जाता है, यानी जब उसकी कठोर सतह किसी दूसरी सतह से टकराती है तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, और धातु का ये गुण क्या कहलाता है? दवानिक कहलाता है। ये गुण धातुओं में होता है, अधातुओं में नहीं होता। केवल धातु की जो वस्तु होती है वो जब किसी कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज़ उत्पन्न करती है। और धातुओं का ये जो गुण है इसे हम दवानिक या सोनोरस कहते हैं। दवानिक हिंदी में बोलते हैं और सोनोरस जो है वो इसका इंग्लिश शब्द है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, परीक्षा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें सोनोरस कहते हैं। तो याद रखें दवानिक और सोनोरस दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब धातु के बाद में हम अधातु के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अधातु क्या होती है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कि भाई जो तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण करे। अब धातु में तो क्या पढ़ा था कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, लेकिन अधातु के अंदर जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाए? ऋणायन बनाए। धातु में तो धनायन बनता है, लेकिन अधातु में क्या बनता है? ऋणायन बनता है। ठीक है, अधातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? अधातु कहलाती हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम तो उदाहरण में आ गया हाइड्रोजन। उदाहरण में जैसे हाइड्रोजन अधातु है, कार्बन अधातु है, ठीक है, ऑक्सीजन भी अधातु है,
सल्फर अ धातु है, क्लोरीन अ धातु है, ब्रोमीन अ धातु है और आयोडीन जो है ये सारे के सारे अ धातु में आते हैं। कि भाई जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अ धातु कहलाते हैं। और उदाहरण याद रखना, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, अब हम अ धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो अ धातु के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म क्या आता है कि अ धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैस में। देखो, धातु केवल ठोस अवस्था में थी, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में थी और उसका अपवाद हमने पढ़ा था पारा यानी मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में थी। और यहाँ पे ये कहता है कि अ धातु ठोस भी हो सकती है, अ धातु द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। लेकिन सामान्यतः अ धातु ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। ये कहता है कि सामान्यतः जो धातु है अ धातु है वो या तो ठोस अवस्था में पाई जाएगी या गैस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था के अ धातु का उदाहरण पूछिए तो हीरा और आयोडीन। हीरा और आयोडीन जो ऐसी अ धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैस अवस्था की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और जो अक्रिय गैसें होती है ये सारी की सारी अ धातुएं होती है और ये गैस अवस्था में पाई जाती है। बस एक अपवाद याद रखना, द्रव अवस्था का अपवाद ब्रोमीन। प्रश्न परीक्षा में बहुत बार यहाँ से पूछा है और ये प्रश्न परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है इसकी कि ऐसी कौन सी अ धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिंपल सा प्रश्न है, ऐसी कौन सी अ धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन, कि ब्रोमीन ऐसी अ धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये अ धातु का अपवाद है। अ धातुएं क्या होती है? अ धातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकती है और ये सामान्यतः ठोस अवस्था में ही होती है। ठोस अवस्था की अ धातु की बात करें तो हीरा हो गया, आयोडीन हो गया। और गैस अवस्था की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसें हो गई। और द्रव ऐसी कौन सी अ धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें। अ धातु जो होते हैं, अ धातुओं में आघात वर्धनता का गुण नहीं होता, कि जो अ धातु होते हैं उनमें आघात वर्धनता का गुण नहीं होता। अ धातुओं में तन्यता का भी गुण नहीं होता। धातु में आघातवर्धनता और तन्यता दोनों के गुण थे, लेकिन अ धातु में न तो आघातवर्धनता का गुण होता है और न ही तन्यता का गुण होता है। और अ धातु जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अ धातु का एक गुण ये है कि ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अ धातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, और इनमें धात्विक चमक भी नहीं होती है। अ धातुओं में धात्विक चमक भी नहीं होती है, कि भाई धातु में आघातवर्धनता का गुण था लेकिन अ धातुओं में आघातवर्धनता का गुण नहीं होता। धातुओं में तन्यता का गुण होता है लेकिन अ धातु में नहीं होता। जैसे शब्द याद रखें कि धातु के अंदर सब होता है होगा, और अ धातु अ लगते ही ये मान लीजिए कि बहुत सारे गुण नहीं होंगे। जैसे आघातवर्धनता नहीं है, तन्यता नहीं है, ध्वनिक या सोनोरस का गुण नहीं है, धात्विक चमक भी नहीं होती। लेकिन अपवाद याद रखें, आयोडीन और हीरा दोनों ऐसी अ धातुएं हैं जो चमकती है। ये भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसी कौन सी धातु है जिसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। हीरा ऑप्शन में नहीं देंगे क्योंकि हीरा तो सबको पता है चमकता है, इसीलिए प्रश्न में ऑप्शन जो है वो देंगे आयोडीन। क्या देंगे? आयोडीन या आयोडाइड बोल दो, आयोडीन लिख देता हूँ। प्रश्न में ऑप्शन होगा आयोडीन, कि आयोडीन ऐसी अ धातु है जो चमकती है। भाई आयोडीन अ धातु के अंदर चमक जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, अ धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, कि जो अ धातु होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। अ धातुएं विद्युत की भी क्या होती है? कुचालक। लेकिन इसका भी अपवाद है कि ग्रेफाइट ऐसी अ धातु है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी अ धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। परीक्षा में प्रश्न सदैव अपवाद में से आता है। आपसे प्रश्न पूछ ले ऐसी कौन सी अ धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसी अ धातु का उदाहरण है जो विद्युत का सुचालक है। अब ग्रेफाइट कोई तत्व नहीं होता। हम जानते हैं कि जो हीरा होता है,
हमने ये पढ़ा था कि कार्बन जो है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसे कार्बन के अपरूप कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब कार्बन पढ़ेंगे तब डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है और इसके प्रत्येक रूप को इसका अपरूप कहते हैं। ठीक है, और इस कार्बन जो है ये दो रूपों में पाया जाता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के 3 प्रकार होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन का एक अपरूप होता है कौन, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट ऐसा अपरूप है कार्बन का, या यूं कहें कि ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अधातु क्या होती है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाती हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अधातु के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा भौतिक गुणधर्म कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकती है। कि भाई अधातु ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। सामान्यतः ये ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था के उदाहरण की बात करें तो ठोस अवस्था के उदाहरण में एक आता है हीरा और एक आता है आयोडीन। और अगर गैस अवस्था के उदाहरण की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसें। और अगर अधातु के द्रव अवस्था में बात करें तो ब्रोमीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में अगर पूछ ले कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। इसके बाद में है कि अधातुओं में आघातवर्धनता का गुण नहीं होता, अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं होता और ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते और इनमें धात्विक चमक भी नहीं होती। अगर अपवाद की बात करें, आयोडीन और हीरा जो है उनके अंदर चमक होती है। ठीक है, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे जहाँ से प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। पहला क्या है, पहला है कि पारा जो है पारे में ऊष्मीय प्रसार का गुण सर्वाधिक होता है। पहला प्रश्न यहीं से बन गया भाई। ठीक है, कि ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सी धातु है जिसके अंदर ऊष्मीय प्रसार का गुण सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा पारा। पारे के अंदर ऊष्मीय प्रसार का गुण सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देख लेना, जब भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपके मुँह के अंदर एक थर्मामीटर रखता है और उस थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है जो ये बताता है कि आपको कितना बुखार है। ऊष्मीय प्रसार ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि ऊष्मा का प्रसार का गुण दर्शाएगा। मतलब जैसे जैसे ऊष्मा को ये ग्रहण करेगा वैसे वैसे ये अपना स्तर बढ़ाता जाएगा। तो पारे के अंदर ऊष्मीय प्रसार का जो गुण है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, थर्मामीटर में। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। लेकिन अत्यधिक ठंडे जो प्रदेश होते हैं भाई, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे -10 डिग्री, -20 डिग्री, -50 डिग्री वाला जो एरिया है, वहाँ पर थर्मामीटर में पारा न भरकर ऐसे स्थानों पर थर्मामीटर में पारे के स्थान पर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई अत्यधिक ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर थर्मामीटर में पारे के स्थान पर क्या भरा जाता है, अल्कोहल जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा कि भाई पारे में ऊष्मीय प्रसार का गुण सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अत्यधिक जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें थर्मामीटर के अंदर पारे के स्थान पर अल्कोहल का उपयोग करते हैं। इसके बाद में विद्युत तार, जो तार हैं वो या तो कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। कि विद्युत के तार जो हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम, अच्छा कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों धातु होती है, अधातु नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विद्युत तार जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, या तो कॉपर के बनाए जाएंगे या एल्यूमिनियम के बनाए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो क्षारीय धातु होती है, क्षारीय धातु के अंदर कौन सी आ गई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी मुलायम होती है कि इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है, तो पहले तो यही एक चीज़ सीखने को मिल गई कि क्षारीय धातु कौन सी होती है। तो क्षारीय धातु होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों क्षारीय धातु होती है। अब परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ ले आपसे
कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु का उदाहरण नहीं है। एक आप लिथियम दे दे, एक सोडियम दे दे, एक पोटेशियम दे दे और एक मैग्नीशियम दे दे। तो आपको पता हो अगर कि भाई 3 क्षारीय धातु अपने पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये इतनी मुलायम होती है कि आप इनको चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हमने पढ़े हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा कि भाई पारे में ऊष्मीय प्रभाव का गुण सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अत्यधिक जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ऐसे प्रदेशों में थर्मामीटर में पारे के स्थान पर किसका, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा कि विद्युत तार कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। चौथा हमने पढ़ा कि भाई क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले धातुओं का वायु में दहन। ठीक है, ये कहता है कि धातु को यदि ऑक्सीजन के साथ अगर ये क्रिया करेगा तो ये धातु के ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड। जैसे हमने लिख भी रखा है, धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, धातु के ऑक्साइड बनाता है। जैसे इस समीकरण उदाहरण में लिखी हुई है 2Cu + O2 2Cu कॉपर सेकंड ऑक्साइड। बस याद रखना कॉपर सेकंड ऑक्साइड का रंग कैसा होगा, काला। परीक्षा में प्रश्न बड़ा अच्छा यहाँ से बन सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि यदि किसी कॉपर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड का निर्माण करता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह किस रंग का पदार्थ बनता है, तो ये काले रंग का पदार्थ जो है वो बनता है। ठीक है, कि यदि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाए तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है, और इस कॉपर सेकंड ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि धातु जो है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड जो बनाता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अधातु जो ऑक्साइड बनाता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भाई अगर धातु का ऑक्साइड है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय होगी, और अगर अधातु का ऑक्साइड है उसकी प्रकृति पूछे तो अम्लीय होगी। ठीक है, ये कहता है लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद रखें ये नाम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसी धातु है जो अम्लीय भी है और क्षारीय, दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसी कौन सी धातु है जो अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो एक हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड। ये ऐसी धातुएं हैं जो अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं, धातुओं का वायु में दहन। तो पहले हमने ये सीखा कि अगर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। यदि कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाए तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है, तो इसका रंग कैसा होता है, काला। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। धातु का जो ऑक्साइड बनेगा उसकी प्रकृति क्षारकीय या क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये कहता है कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं होती है जो अम्लीय का गुण भी दर्शाती है और क्षारकीय, दोनों प्रकार का व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी और क्षारक से भी दोनों से क्रिया करके लवण और क्या बनाते हो, जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करें और लवण तथा क्या बनाते हो, जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करे, लवण और जल बनाए, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हमने लिया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी क्रिया कर रहा है ये, ठीक है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार,
भाई ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है और क्षार से भी क्रिया कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये भी लवण का निर्माण करता है और उसके साथ में जल का भी निर्माण करता है। याद रखें, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एक होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम पूछ ले तो एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम बात करते हैं कि अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कि अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन यदि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को लेंगे तो ये जल में घुलेंगे भी और क्षार प्रदान करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि धातुओं के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। इसके बाद में है कि पोटेशियम व सोडियम इनको खुले में रखने पर ये क्या पकड़ जाते हैं, आग पकड़ जाती है। कि पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातु है, यदि इनको खुले में रखा जाए तो ये आग पकड़ जाती है, इसीलिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जिनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो याद रखें एक पोटेशियम होती है और एक सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। अगर इनको खुले में छोड़ोगे तो ये वायु से क्रिया करके आग पकड़ जाती है, इसीलिए इनको हम केरोसिन तेल में डुबोकर जो है वो रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। सबसे कम क्रियाशील धातु अगर कोई पूछ ले तो सिल्वर व गोल्ड होती है। सबसे कम क्रियाशील धातु सिल्वर होती है और गोल्ड होती है। ये इतनी कम क्रियाशील होती है कि यदि इनको कमरे से भी बहुत ज़्यादा अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ छोड़ दिया जाए तो भी ये क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, देखो एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या है, एनोडीकरण है। इसमें एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बनाया जाता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य किया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या बनते हैं कि एनोडीकरण क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। दूसरा कि इसमें एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं और एल्यूमिनियम की जो साफ वस्तु है उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्य भी किया जाता है। और ये जो एनोडीकरण की प्रक्रिया है ये संक्षारण में भी काम आती है। मतलब जो एल्यूमिनियम की वस्तु होती है उन पर मोटी ऑक्साइड की परत बना देती है जो इसे जंग लगने से भी क्या होती है, बचाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई एल्यूमिनियम जो है उस पर जल्दी से जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि उस पर एनोडीकरण वाला ये जो प्रक्रम है ये किया जाता है कि एल्यूमिनियम की वस्तु लेते हैं, उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि जो एल्यूमिनियम की साफ वस्तु होती है उसको एनोड बना लिया जाता है और फिर उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ये संक्षारण के भी काम आती है, मतलब ये एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जंग लगने से बचाती है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने धातु अधातु के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और याद करें। जो भी साथी CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो आज वाली क्लास है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम धातु अधातु के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।